नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। सुबह के 11 बज चुके हैं। हम फिर हाजिर हैं धुआंधार खबरों का ताजा तरीन बुलेटिन लेकर। अगले 1 घंटे तक खबर जहां होगी, जैसी होगी, आपको मिलेगी। अभी अभी दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, चाहे हो कोई शहर, हर बड़ी खबर नॉनस्टॉप पहुंचेगी आप तक। आज खबरों में बात करेंगे चंडीगढ़ में कैसे रची जा रही थी बड़ी आतंकी साजिश, अमरावती में कैसे आईसीयू में लापरवाही से जिंदा जल गए 3 मासूम, भोपाल में सड़क पर क्यों हैं जेन वी और जेन अल्फा, लखनऊ में कैसे भर्ती परीक्षा में नए नए तरीकों से किया जा रहा था नकल का जुगाड़, साथ ही जयपुर में क्यों भिड़े सीजेपी और एबीवीपी, और गयाजी में कैसे मौत बनकर गिरी बिजली, बताएंगे आपको। अभी अभी बड़ी खबर महाराष्ट्र के नागपुर से आ रही है, जहां एक नगर पंचायत पूरी तरह से सील कर दी गई है। इस इलाके में जहरीली गैस का कहर बरपा है। बड़ी खबर नागपुर से है। नागपुर में क्लोरीन गैस का रिसाव होने की वजह से करीब 40 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। 52 लोग बीमार बताए जा रहे हैं। गोधानी इलाके को सील कर दिया गया है। पुलिस और एनडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ, जिसके बाद लोगों को सांस लेने में दिक्कत आने लगी। आनंद फानंद में सबको अस्पताल पहुंचाया गया। 4 से 5 लोग आईसीयू में भर्ती हैं। रात करीब 12:15 बजे गैस का रिसाव शुरू हुआ, जब लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे और इसी दौरान अफरा तफरी हो गई। लोग खांसने लगे, कईयों को सांस लेने में दिक्कत आने लगी। खबर जंगल में आग की तरह फैली। प्रशासन ने तुरंत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को पहले खाली करवाया, फिर 200 मीटर के दायरे में बने हुए सभी मकान खाली करवाए गए। ये नागपुर का गोधानी इलाका है, जहां काफी तादाद में लोग रहते हैं। रिहायशी इलाके के बीच में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। इसी गोधानी नगर पंचायत में गैस का रिसाव हुआ है। 40 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। 5 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, जिन्हें आईसीयू में एडमिट करवाया गया है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से रिसाव हुआ है, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीमों को गोधानी गांव भेजा गया है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की घेराबंदी की गई है। 200 मीटर तक का दायरा सील कर दिया गया है। रात करीब 12:15 बजे ये घटना हुई। लोगों को वाटर प्लांट से दूर रहने की हिदायत दे दी गई है। इलाके के शुद्धिकरण केंद्र में क्लोरीन गैस के रिझाव का यहाँ पर रेस्क्यू टीम यहाँ पे लगी हुई है। कैसे रिझाव जो है उसको बंद किया जाए, एनडीआरएफ की टीम आप ये देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर वो रिझाव का जो केंद्र है, जहाँ पर शुद्धि जलकरण केंद्र है, वहाँ से उसको बंद करने के लिए लगी हुई है। ये तमाम एनडीआरएफ के कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पे लगे हुए, रात 1 बजे से ही ये यहाँ पे डटे हुए। अभी भी यहाँ पर उसको जो जहाँ से रिझाव हो रहा है उसको बंद करने की प्रक्रिया चल रही है। एनडीआरएफ की टीम, एनएमसी फायर ब्रिगेड की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, पुलिस विभाग की टीम सभी ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही है। ये देख सकते हैं किस तरीके से पूरी सुविधाओं के साथ, पूरी सुरक्षा मापदंडों को पालते हुए वहाँ पर ये तमाम कर्मी वहाँ पे पहुँचे हुए थे। दादा भी क्या स्थिति है? स्थिति अभी नॉर्मल है, जैसा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी कंट्रोल में। क्या किया आप लोगों ने, कैसे रिझाव को कंट्रोल किया? रिझाव देखिए, जो रात में 12 बजे से हो रहा था, हमें यहाँ खबर मिली 1 बजे तकरीबन हमारी टीम यहाँ पर आई, तब से हम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। तो अभी वहाँ की स्थिति, जो लीकेज था, जो उसका सिलेंडर जो बड़ा वाला लीकेज था, उसको हमने वहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया। जो वाटर टैंक है उसके अंदर डाल के उसको अभी डिस्पोज कर रहे हैं। तो किस तरीके से उसको डिस्पोज किया गया, कैसे किया गया, क्या प्रक्रिया होती है? वो जो रिसाव हो रहा था बाहर, उससे बाहर ज़्यादा लोगों को तकलीफ हो रही थी, जिसके चक्कर में 40 से 50 लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो उसको अभी वाटर टैंक के अंदर उसको दूसरे प्लेस पे डाला गया, उसके अंदर उसका रिसाव खत्म हो गया। अभी वहाँ स्थिति ठीक है? अभी स्थिति नॉर्मल है। मैं देख रहा हूँ कि और भी टीम आपकी वहाँ पे जा रही है, अभी भी काम चल रहा है। यहाँ पर कई एजेंसीज है, जैसे एनडीआरएफ है, फायर है और महाराष्ट्र पुलिस है, सभी मिलके हम यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं। तो अभी जिस प्रकार से अभी वहाँ पे हमको जो रिसाव है उसका मॉनिटरिंग करना होगी, क्या अभी यहाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमारे इक्विपमेंट्स हम एक बार और करेंगे, उसके बाद में आगे की स्थिति बताएगी। जिस वक्त ये घटना घटी हुई, लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी गैस का रिसाव शुरू हुआ और अफरा तफरी मच गई। लोग घरों से बाहर निकलने लगे, कईयों की तो सांस रुकने लगी। सुनिए पीड़ितों ने क्या बताया। खांस रहे थे, उल्टियाँ कर रहे थे,
उनको चक्कर आ रहे थे, नीचे गिर रहे थे ज़मीन पे। फिर हम लोग आए, हमने अपनी अपनी गाड़ियों पे, 2 व्हीलर थी हमारे पास, जिनके पास 4 व्हीलर थी वो 4 व्हीलर में बैठ के बाहर चले गए। किसी कोई हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, हम लोगों ने एम्बुलेंस में बिठाया है, एम्बुलेंस वाले उनको हॉस्पिटल में लेके गए। तकलीफ तो सर सांस लेने में तो हो ही रही थी सर, पूरा दम पूरा उनका पूरा ऐसा लग रहा था कि पूरी जान ही जा रही थी करके। पूरे 80-90 लोग एडमिट है। जिस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से रिसाव हुआ उसे फिलहाल सील कर दिया गया है। 200 मीटर के दायरे में सभी मकान सील कर दिए गए हैं। हमारे सहयोगी योगेंद्र ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, आप भी देखिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि हम अपने टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये तमाम कर्मचारी और अधिकारी वहाँ पे गए हुए थे, जल शुद्धिकरण केंद्र में गए। वहाँ पर जो रात से ही जो यहाँ पर रिझाव हो रहा था उसको नियंत्रण करने में लगे हुए हैं। अभी इनका कहना है कि काफ़ी ज़्यादा स्थिति नियंत्रण में कर ली गई है। पुलिस का ऐसा कहना है कि 35 से 40 लोगों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती किया गया है। 10 से 12 लोगों को आईसीयू में भर्ती किया गया था, लेकिन अभी स्थिति ऐसी देखी जा रही है कि 10 से 11 लोगों को प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। ये परिसर जो पूरा परिसर है आप ये देख रहे हैं, घरों के ऊपर ताले लगे हुए, पूरे घरों को खाली करा दिया गया है। जब तक प्रशासन की अनुमति नहीं होगी तब तक किसी को भी इस इलाके में आने की अनुमति नहीं है। पूरे की पूरे इलाका खाली करा दिया गया। लगभग 150 घरों को चारों तरफ से पुलिस ने नाकाबंदी करके रखी हुई है। स्थिति ये है कि पूरी तरीके से एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर उस रिझाव को बंद करने में लगी हुई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पे लगी हुई है। महानगर पालिका, फायर ब्रिगेड के साथ साथ तमाम टीमें यहाँ पे मौजूद है। तमाम साजो सामान के साथ यहाँ पे देख रहे हैं, अलग अलग जो इस्तेमाल करने वाले उपकरण हैं, तमाम उपकरण लेकर ये यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम पहुँची हुई है। और ये कहा जाए कि रात से ही ये ऑपरेशन में ये लोग लगे हुए कि किस तरीके से रिझाव पर नियंत्रण लाया जाए। और इस वक्त हमारे सहयोगी योगेंद्र तिवारी नागपुर से लाइव जुड़ गए हैं। योगेंद्र, फिलहाल स्थिति क्या है? जो लोग बीमारों के अस्पताल पहुंच गए हैं और वहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या था, अभी की क्या स्थिति है? अचानक 12 साढ़े 12 बजे के आसपास ऐसे जो आधिकारिक तौर पे अधिकारियों ने बताया कि 12 साढ़े 12 बजे के आसपास इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों को सांस लेने में दिक्कत आने लगी। जब वो लोग बाहर आके देखे तो अंदर जो कर्मचारी थे उनके भी सांस लेने में दिक्कत आने लगी। तब पता लगा कि वहां से गैस का रिझाव हो रहा है। पुलिस प्रशासन, एनएमसी, ओएसडब्ल्यू को बताया गया। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे पहुंची और वहां पर जो गैस का रिझाव हो रहा था उसको बंद करने की प्रक्रियाओं को शुरू किया गया। 4 स्तर पर एनडीआरएफ की टीम ने काम करना शुरू किया और लगभग 9:30-10 बजे तक तमाम एजेंसियां इस पर जुटी हुई थी। लगभग 100 से 150 घरों को खाली करा दिया गया। उन्हें अलग अलग अस्पतालों में, जो लोग जिनकी तबीयत खराब हो गई थी उनको अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया। कुछ लोग आईसीयू में हैं, उनको ऑक्सीजन लेने में काफी दिक्कतें हो रही है। वो डॉक्टरों का ऐसा कहना है कि उनका ऑक्सीजन लेवल अभी भी कम है और धीरे धीरे वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अभी मेरी कुछ देर पहले जिलाधिकारी से बात हुई। उन्होंने एक कमेटी गठित की है जिससे 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा नागपुर के जितने भी जल शुद्धि केंद्र हैं। जी बहुत शुक्रिया योगेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। और अब बात चंडीगढ़ की करेंगे। चंडीगढ़ को दहलाने की बड़ी साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। चंडीगढ़ पुलिस ने सेक्टर 43 में आईएसबीटी के पीछे आईईडी और बड़ी संख्या में विस्फोटक बरामद किया है। इन विस्फोटकों को टिफिन बॉक्स के बैग में छिपाकर रखा गया था। बाद में पुलिस ने जब बैग की जांच की तो इसके अंदर आईईडी के अलावा 5 किलो जिलेटिन, स्टिक, डेटोनेटर्स, पावर सोर्स, वायर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम छिपाकर रखे गए थे। इनका बम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 तरन तारण के हैं जबकि एक अमृतसर का रहने वाला है। साथ ही पुलिस ने चंडीगढ़ के सेक्टर 36 में एफआईआर दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच के मुताबिक आतंकियों का मकसद चंडीगढ़ बस स्टैंड पर ब्लास्ट करना नहीं था। अब देखिए, बस स्टैंड के पीछे से ये विस्फोटक बरामद किया गया है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि ये जो लोग थे इनका
जो मंसूबा था वो बस स्टैंड को उड़ाना नहीं था या बस स्टैंड पर विस्फोट करना नहीं था, तो फिर इनके निशाने पर कौन से टारगेट थे, पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि 3 संदिग्धों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। लगातार पूछताछ की जा रही है कि इतना विस्फोटक इनके पास कहां से आया और इनका मंसूबा क्या था। चंडीगढ़ आईटी मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। चंडीगढ़ पुलिस के टॉप सोर्सेस के मुताबिक पकड़े गए तीनों संदिग्ध पाकिस्तान में मौजूद खालिस्तानी आतंकी सत्ताम सत्ता नौशेरा से जुड़े हुए हैं। वे आईएसआई के इशारे पर चंडीगढ़ में बड़े स्तर पर हमले की साजिश रच रहे थे। उनके पास से विस्फोटक के साथ ही हथियार और कारतूस भी बरामद हुए। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इन्होंने पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर के कहने पर ही विस्फोटक इकट्ठा किया था। सूत्रों के मुताबिक बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकी संगठन ने यह साजिश रची है, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अभय पाराशर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। अभय बताइए, क्या जानकारी मिल पा रही है? पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? इतनी बड़ी संख्या में विस्फोटक मिला है तो इरादे क्या थे लोगों? देखिए, बिल्कुल शुरुआती जानकारी मिली है कि पाकिस्तान में बैठे अपने आका सतनाम नौशेरा के संपर्क में ये तीनों हैंडलर्स थे और इनका प्लान था पंजाब चंडीगढ़ में बड़े धमाकों को अंजाम देना, जिसको लेकर इन्हें आदेश मिलना बाकी था। फिलहाल ये आदेश दिया गया था पाकिस्तान के हैंडलर्स ने कि विस्फोटक सामान जो है वो इकट्ठा करें बड़ी मात्रा में, जिससे बड़े धमाके किए जा सके। हालांकि शुरुआती जो इनसे पूछताछ हुई है, चंडीगढ़ के बस स्टैंड पर ब्लास्ट का इनका कोई प्लान नहीं था, लेकिन आने वाले दिनों में पंजाब और साथ ही चंडीगढ़ में कुछ जगहों को इन्हें चिन्हित करना था जहां पर ये धमाके करने की फिराक में थे। इनके पास से आईडी बनाने का तमाम सामान जो है वो बरामद हुआ है, जिससे बड़े धमाके किए जा सकते हैं। डेटोनेटर इनसे बरामद हुआ है, टाइमर बरामद हुआ है, कई तरह की स्टिक्स बरामद हुई हैं, वायर इनसे बरामद हुए हैं। इसके साथ ही कुछ पिस्टल्स और कारतूस भी इनसे बरामद किए गए हैं। बब्बर खालसा इंटरनेशनल, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, उसके ये तीनों हैंडलर्स बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2 तरन तारन के रहने वाले हैं और एक अमृतसर का रहने वाला है। सोशल मीडिया के माध्यम से पिछले कुछ समय से ये पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स के संपर्क में आए और वहां से इनको लगातार आदेश मिल रहा था। सिग्नल ऐप का भी ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे, इस तरह की जानकारी मिली है। फिलहाल इन तीनों से पूछताछ जारी है। जो सोर्सेस है वो ये बता रहे हैं कि आज इनसे पूछताछ के बाद चंडीगढ़ पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। फिलहाल चंडीगढ़ पुलिस के टॉप सोर्सेस से जानकारी मिली है कि इनके पास से जो भी सामान बरामद हुआ था वो ये लोग सिग्नल के माध्यम से इकट्ठा कर रहे थे और इनके मंसूबे बड़े धमाके को अंजाम देने का था। फिलहाल जिस हैंडलर्स के संपर्क में थे, क्या पाकिस्तान में बैठे उस हैंडलर के संपर्क में इन तीनों के अलावा पंजाब के कुछ और लोग भी हो सकते हैं? इसको लेकर फिलहाल इनसे पूछताछ चल रही है और आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चंडीगढ़ पुलिस इस पूरे मामले में कर सकती है। प्राची। बिल्कुल, देखिए अभय, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, लेकिन जो जानकारी शुरुआती तौर पर मिली अभय, जैसा आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान में इनके हैंडलर बैठे हुए थे और पाकिस्तान से इनको ऑर्डर मिल रहा था, जिसके आधार पर इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। शुक्रिया आपका अभय तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली और रांची के बाद अब भोपाल प्रदर्शन का सेंटर बना हुआ है। दिल्ली और रांची में जहां पेपर लीक और एग्जामिनेशंस में धांधली को लेकर प्रदर्शन हुआ था, वहीं भोपाल में शिक्षक अभ्यर्थी नौकरी को लेकर चौथे दिन भी अनशन पर लोग बैठे हुए हैं। अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती 2025 के वर्ग 2 और वर्ग 3 में पद को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और नए पद की 2025 की भर्ती से काउंसलिंग कराने की मांग कर रहे हैं। 21 अगस्त से भोपाल के नीलम पार्क में इनका अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। वहीं एक छात्र नरेंद्र राजपूत ने अन्न जल भी छोड़ दिया है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज महिला अभ्यर्थी राखी लेकर प्रदर्शन कर रही हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से अपने लिए राखी का तोहफा मांग रही हैं। नीलम पार्क में अभ्यर्थियों के भारी जमावड़े को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल मौके पर तैनात है और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पूरे देश में इस वक्त जैन अल्फाल लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जैन जी और जैन वाई, यानी वो जो 40 साल से ऊपर के हो चुके वो भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चौथा दिन है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में, जहां अपनी मांगों को लेकर वर्ग 2 और वर्ग 3 के तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहां पर धरना कर रहे हैं। चौथा दिन है और हाथों में इस वक्त आपको ये राखी
दिखाई दे रही है। मांग साफ है, आने वाली जो रक्षाबंधन का त्योहार है उनकी मांग है कि तमाम इन लाड़ियों की मांग है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह उन्हें पद वृद्धि का जो है वो तोहफा दें इस रक्षा बंधन के मौके पर। सर, हम ये राखियां जो है वो मोहन भैया के लिए लाए हुए हैं कि मोहन भैया जो है वो रक्षाबंधन पर पद वृद्धि का उपहार दें, और हम मोहन भैया से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि जो हमारे एक भाई जो कि पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने जल भी ग्रहण नहीं किया है, कि वो जल्द से जल्द उनके प्राणों को बचा लें। अच्छा, तो ये बताइए क्या मांग है आप? हमारी मांग पदवृद्धि की है कि हम इस लायक हैं, हमने पढ़ाई की है, हमने 2 परीक्षाएं पास की है, तो हमें पदवृद्धि करे और पदवृद्धि का उपहार स्वरूप हमें पदवृद्धि का तोहफा चाहिए कि हम रक्षाबंधन पे राखी बांधे उनको और हमें तोहफा मिले। पदवृद्धि की मांग है और इतनी सरकार से इतनी सी गुजारिश है, जबकि गुंजाइश बहुत सारी है कि सरकार को पदवृद्धि करना चाहिए। बहुत परेशान हो चुके हैं हम, पिछले 9-10 महीनों से लगातार प्रयास कर रहे हैं। भोपाल के प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में 25,000 अतिरिक्त पद बढ़ाने की मांग की है। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग में 2 में प्रत्येक विषय में 3,000 पद बढ़ाने की मांग की गई है। ये अभ्यर्थी अभी तक 13 बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन सरकार पर इनका कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद इन्होंने भोपाल में मोर्चा संभाला और अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। अब भोपाल में आमरण अनशन शुरू हो गया है। नीलम पार्क में नरेंद्र राजपूत अन्न जल त्याग कर बैठे हैं। उन्होंने 21 अगस्त रात 12 बजे से खाना ही नहीं, पानी तक छोड़ रखा है। उनके आमरण अनशन के 72 घंटे होने वाले हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक बातचीत के लिए कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचा है। यहां बैठे हुए ऐसे ही अभ्यर्थी को जो निर्जल, जिन्होंने व्रत किया हुआ है, निर्जल व्रत है एक तरीके से, हम उनसे बात कर लेते हैं। कितने घंटे हो गए? सर, हम रात 21 तारीख की 12 बजे के बाद से ही पानी और खाना सब छोड़ दिया है। क्या मांग है यार तुम्हारी? छोटी सी मांग लेकर आए थे सर। तुम्हारे पास तुमने क्या क्या पढ़ाई की थी? सब कुछ किया है सर। बताओ क्या क्या। सर, हमारे मार्कशीट में हमने BA किया है, MA किया है, DLED हमने डाइट से किया है, जहाँ से टॉपर करते हैं। BA, MA, DLED सब किया है, उसके बाद भी नहीं मिल रहा? सर, हम डाइट से DLED के, डाइट मतलब समझते हैं ना आप, जो जिला टॉपर आते हैं, जहाँ पे जिले के टॉप लोग आते हैं सर, जहाँ पे जिले के टॉप लोग, वहाँ से हमने DLED किया है। हाँ। कितने नंबर आए थे तुम्हारे? 12th में सर। हम अभी ये इसमें एग्जाम में कितने %? 94.4% है, जो अभी ज्यादा थे, इन्होंने रिजल्ट रिवाइज में कम कर दिया। हमें पता नहीं, रिवाइज रिजल्ट में परसेंटाइल भी कम किए, पता नहीं कैसे कर दी है। बात यही है कि सर इतने नंबर 99 वाले भी हमारे साथ नहीं हो रहा है सर, नहीं हो रहा। और अब भोपाल में प्रदर्शन का तीसरा मोर्चा खुलने वाला है। मध्य प्रदेश में 2023 में हुए शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के 1000 से ज्यादा वेटिंग कैंडिडेट आज भोपाल में सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 8,721 पदों की जरूरत होने के बावजूद सरकार ने केवल 2901 पदों पर शिक्षकों की भर्ती कर प्रक्रिया बंद कर दी, जबकि हजारों अभ्यर्थी आज भी वेटिंग में हैं। भोपाल के नीलम पार्क में पहले से ही 2 प्रदर्शन चल रहे हैं। एक प्रदर्शन शिक्षक अभ्यर्थियों का है, तो दूसरा प्रोटेस्ट सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने के खिलाफ चल रहा है। अनुराग, अमिताभ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहीं नीलम पार्क में ये मौजूद हैं। अब जो ये मांग है उसमें अड़चन कहाँ है? सरकार इनकी मांग क्यों नहीं मान पा रही? देखिए, सवाल ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो भी यही कर रहे हैं। मैं नीलम पार्क के एक हिस्से में मौजूद हूं, जहां पर ये तस्वीरों में आपको दिखाई देगा वर्ग क्रमांक 2 और वर्ग क्रमांक 3 के अभ्यर्थी हैं, और इस पार्क के दूसरी ओर वर्ग क्रमांक 1 के यानी 9वीं से 12वीं तक के जो अभ्यर्थी हैं, जो एग्जाम पास कर चुके हैं, वो लोग मौजूद हैं। दरअसल लंबे समय से मांग की जा रही थी। 2025 को ये जो वर्ग क्रमांक 2 और 3 देख रहे हैं, 2025 में इन्होंने एग्जाम दिया था। पोस्ट तकरीबन निकाली गई थी 21,000, लेकिन जब नियुक्ति हुई
तो नियुक्ति तकरीबन 9,000 लोगों की हुई। जो जबकि नोटिफिकेशन तकरीबन 21,000 का था। तमाम जो लोग हैं इन्होंने अपनी मांग रखी, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, मुख्यमंत्री तक भी पहुंचे, अभी तक पूरी नहीं हुई। और हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आप लोग अपनी मांग कहां तक रख चुके हैं और क्या वजह है कि निराकरण नहीं हो पा रहा? सर, हमने अपनी मांग, ऐसा कोई भी हमें कोई विधायक या कोई कलेक्टर, विधायक, बाकी बड़े बड़े मध्य प्रदेश शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, सभी के यहाँ, शिवराज मामा जी और माननीय मोहन यादव जी, सभी के यहाँ पे हमने कार्यालय पे हमारा। वजह क्या है, क्यों नहीं हो पा रही? वजह सर मैं आपको बस सर मैं वजह यही मान के चलता हूँ, बिल्कुल स्पष्ट मान के चलिए, सरकार की मंशा नहीं है कि गरीबों किसानों के बच्चे पढ़े स्कूल में, क्योंकि पढ़ेंगे तो वो रोजगार मांगेंगे। बस यही ये तो वजह नहीं होगी। कोर्ट में मामला लंबित है, क्या बताया गया? कोर्ट में कोई मामला लंबित नहीं, क्योंकि वर्ग क्रमांक 1 का तो किसी का मामला लंबित है जिसके कारण पदवृद्धि नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा कहना है। लेकिन यहाँ पे आपके यहाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस सरकार की मंशा नहीं है। सरकार नहीं चाहती कि वो रोजगार दे और या फिर शिक्षा दे। एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से तबाह किया जा रहा है। एमपी के अंदर अगर पोस्ट देखेंगे तो लगभग 8 लाख निकलेंगी। आरटी एक्ट 2009 में जो आया था उसके अकॉर्डिंग ये था कि 2 शिक्षक प्राइमरी में और 3 शिक्षक मिडिल में, कम से कम इससे कम शिक्षक नहीं होने चाहिए। इन्होंने उसको मैंडेटरी ये मान लिया कि इससे अधिक शिक्षक नहीं होने चाहिए। अब ये चल रहा है कि 2 प्राइमरी में और 3 मिडिल में, इससे अधिक शिक्षक हो ही नहीं सकते। जब आपने एग्जाम दिया था टोटल 8,000 जो थे वो वर्ग 2 के लिए थे और 3 के लिए तकरीबन 13,000, 21,000 थे। नियुक्तियां 8,000 की हुई हैं। हाँ, लगभग 9,000 के आसपास की नियुक्तियां हुई हैं और बिल्कुल इनकी जितना नोटिफाई ये करते हैं उतना भी ये नहीं दे पाते। आपके पास डिग्री क्या है? मेरे पास डिग्री, मैं 4 विषयों से मैं एमए हूँ, मास्टर ऑफ आर्ट्स। 4 विषयों से एमए हूँ। मैं पीएचडी कर रहा हूँ और मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। कोई भी जितने भी लोग अगर कैबिनेट में भी हों, एक के पास भी अगर नेट हो तो मैं यहाँ से हट जाऊंगा। कितने लोग हैं उनकी डिग्रियां? कितनी डिग्रियां? सबके पास ऐसे ही डिग्रियां हैं। क्वालिफाइड है जैसे सर डीएड की मार्कशीट। आपको इसमें कितने परसेंटाइल आए थे एग्जाम दिया जो? 99.43% है, 99% से ऊपर है, मतलब 100। जी सर, फिर 99.6% आए हैं। उसके बाद भी नौकरियां नहीं है क्योंकि पद इतने कम हैं कि किसी को नौकरी मिल ही नहीं सकती। बहुत कम मात्रा में पद निकलते हैं। पद कितने? तकरीबन 1,15,000। 1,15,000 तो ये तो ऑफिशियल डेटा इनका रिक्त पदों का था। पदों का। और तस्वीर देखा आपने, सबके पास तमाम डिग्री है, 4 विषयों में एमए है, पीएचडी है, डीलेट है। और यही वजह है कि बिल्कुल साफ है अनुराग, इस वक्त किसी भी राज्य का कोई भी छात्र या पढ़ाई कर लेने के बाद नौकरी ढूंढ रहा युवा, वो यही कह रहा है कि चाहे वो एजुकेशन हो, एग्जामिनेशन हो या फिर एम्प्लॉयमेंट हो, वो अपनी सरकार से जवाब मांगेगा, अपना अधिकार मांगेगा। अब तो ये देखना होगा कि सरकार अपनी सहृदयता कैसे दिखाती है और इनकी इन परेशानियों से कैसे इन्हें छुटकारा दिलाती है। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। कल रायपुर की खबर हमने आपको दिखाई थी जहां एंडोस्कोपी कैमरे के जरिए पेपर लीक करवाया गया। अब एक ऐसा ही मामला लखनऊ से सामने आया है जहां नकल करवाने के लिए बेहद हाईटेक तरीका चुना गया। लखनऊ में सॉल्वर गैंग का गुर्गा गिरफ्तार हुआ है। रायबरेली की तस्वीर आपके सामने हम पहले रख दें। इस वक्त योगी आदित्यनाथ रायबरेली के दौरे पर हैं। मंच की तस्वीर आपके सामने। बहन और भाइयों, आखिर क्या कारण था? यह देश 1947 में आजाद हुआ। मैं पिछले दिनों काकोरी लखनऊ में 1925 में देश की आजादी के लिए ब्रिटिशर के द्वारा जो खजाना यहां से ले जाया जा रहा था, उस समय के क्रांतिकारियों ने उस पैसे को रोक करके भारत की स्वाधीनता के कार्य के लिए वहां उसको अपने कब्जे में लिया था, काकोरी ट्रेन एक्शन के रूप में। कांग्रेस ने क्या नाम दिया था उसका? काकोरी ट्रेन लूट घटना है। अरे लूटा तो तुमने है, पूरे देश को बर्बाद किया है। इस देश को सबसे अधिक दिनों तक देश को लूट करके देश की संपत्ति को दुनिया के अंदर ठिकाने लगाने का काम किया है। काकोरी में ट्रेन लूट नहीं थी,
अपना भारत का खजाना भारत के क्रांतिकारियों ने अपने कब्जे में लेकर के भारत की स्वाधीनता में उस पैसे को लगाया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, ठाकुर रोशन सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, या फिर उस अभियान राजेंद्र नाथ लाहिड़ी हो, ये जितने भी क्रांतिकारी थे, इन लोगों ने अपने कब्जे में लिया था उसको, देश की स्वाधीनता में उस पैसे का उपयोग किया था। लेकिन कांग्रेस है स्वीकार करने को तैयार नहीं। उनका तो ये मानना है कि डिस्कवरी ऑफ भारत, यानी जैसे कि कांग्रेस का ये एक परिवार के उदय होने के साथ ही भारत बना है। भारत आपने नहीं बनाया है, आपके परिवार ने भारत का विभाजन जरूर करवाया है, जरूर भारत का विभाजन करवाया है। भारत के विभाजन के आप दोषी हैं। भारत के नागरिकों के कत्लेआम का आपका परिवार दोषी है। भारत के लोकतंत्र को तोड़ने का और उसका गला घोंटने का दोषी आपका परिवार है। आपको देशवासियों से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आपने हमेशा, आपके परिवार ने भारत की स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का अपमान किया है, उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया है। याद करिए, भारत के एक महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी हुए वीर सावरकर, एक ही जन्म में दो आजन्म कारावास की सजा हुई थी वीर सावरकर को। 28 वर्ष उम्र थी उनकी, वीर सावरकर की, जब उन्हें 2 आजन्म कारावास की सजा हुई। सेलुलर जेल अंडमान में, एक ही जेल में दोनों भाई बंद हैं और 10 वर्ष तक वीर सावरकर अपने भाई को नहीं देख पाए। तो अचानक एक दिन जब कोलू में तेल पीरने के लिए उनको ले जाया जा रहा था, तब उनकी नजर अपने भाई पे पड़ी। अपने भाई के सामने जाते हैं, कहते तुम यहां कैसे आए? उसने कहा मैं भी इस जेल में बंद हूं। एक ही परिवार। और जब वीर सावरकर के नाम पर सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने पोर्ट विलियर के एयरपोर्ट का नामकरण किया था, तो कांग्रेस ने वीर सावरकर का नाम हटा दिया था, उनका नाम हटा दिया था। इन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वीकार्य नहीं, इन्हें लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वीकार्य नहीं। मैं उस दिन काकोरी में एक बात देख रहा था, और वह मैं देख रहा था कि एक सचिंद्र नाथ बख्शी काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना में, ट्रेन एक्शन, मेरी बात सुनना, ट्रेन एक्शन की घटना में वह भी दोषी ठहराए गए थे, उनको आजन्म कारावास की सजा हुई थी। यह देश जब आजाद हुआ उन्हें मुक्त किया गया। भारतीय जनसंघ की स्थापना होती है, वे भारतीय जनसंघ में शामिल होते हैं और फिर वाराणसी साउथ से वे विधायक बनते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस बात को कहा कि उनके खिलाफ पैरवी करने वाला कोई दूसरा नहीं था, कांग्रेस का एक नेता था जिसने उसे जेल में बंद करवाया, उनकी मुखबिरी करके, अंग्रेजों की मुखबिरी करके उन्हें बंद करवाया था। और शर्मनाक कितना कि कांग्रेस की सरकार ने उस देश के गद्दार के नाम पर लखनऊ में एक सड़क का नामकरण कर रखा है। यानी भारत के क्रांतिकारियों की, भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की जो मुखबिरी करता था, उनके खिलाफ साजिश रचता था, उनको इन्होंने महिमामंडित किया। सचिंद्र नाथ बख्शी के नाम पर कोई नामकरण नहीं, और ये इनका इतिहास है, ये आज की पीढ़ी को बता रहे हैं।
और इसी के लिए दिनकर जी ने कहा था कि अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, सूर्य चंद्र खगोल भूगोल, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई चिन्नों छिनगारी। यानी ये जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, उनके कारण आज हम सब स्वाधीन हैं। आज विकास की इस एहसास में, अगर ये देश आजाद नहीं होता तो क्या राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी के नाम पर हम लोग इस प्रकार का भव्य स्मारक बना पाते? नाम राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी का, लेकिन काम तो इसका रायबरेली को लेकर लोगों को लेना है। रायबरेली का हर व्यक्ति से लाभान्वित होगा, रायबरेली के कार्यक्रम होंगे, सर्दी गर्मी बरसात कोई भी सीजन होगा, इस सभागार में हम लोग कार्यक्रम कर पाएंगे। और मैं स्मारक समिति से कहूंगा, स्मारक समिति ने शुरू से प्रयास किया है, यहां के स्थानीय विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इसमें सहयोग किया। मुझे उस समय यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ और मुझे अच्छा लगता है जब किसी स्वाधीनता संग्राम सेनानी का सम्मान होता है, जब भारत की किसी वीर सैनिक का सम्मान होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इन सैनिकों का सम्मान, उन क्रांतिकारियों का सम्मान, स्वाधीनता संग्राम के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले उन महापुरुषों के प्रति किया जाने वाला योगदान हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा देगा। और वही प्रेरणा प्राप्त करने के लिए हम सब इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, लगातार उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। उस कार्यक्रम की श्रृंखला में आज मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन मैं राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी की स्मृति में बनी हुई इस स्मारक समिति से जरूर कहूंगा कि फर्स्ट फेज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 21 करोड़ का कुल इसका बजट था, लेकिन इसमें 25 करोड़ रुपए खर्च हुए, अच्छा बन गया। सेकंड फेज का काम हो रहा है। यहां पे जब मूर्ति लगे, राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी के साथ बीरा पासी की मूर्ति को भी लगाइए, उनके उन सहयोगियों की मूर्तियों को लगाइए, क्योंकि जब हम एक होकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो देश की स्वाधीनता बनी रहेगी। अन्यथा आपने कल देखा होगा, कांग्रेस के लोग केवल विरासत का अपमान ही नहीं करते। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने, तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं, मछली की दावत उड़ा रहे हैं। इनकी पुराना इतिहास है इस प्रकार का। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का, इनके भाई की हत्या की थी एक माफिया ने, और यह व्यक्ति उस माफिया के खिलाफ बयान देने के लिए नहीं गया, बल्कि उसके सामने उसके घुटने टेक करके नतमस्तक हो गया। अपने भाई के हत्यारे को यह व्यक्ति दुर्दांत माफिया के सामने घुटना टेक चुका था। और तो सरकार आई, इस सरकार ने फिर रगड़ करके उसकी भूसी निकाल दी।
अन्यथा इन लोगों ने तो प्रदेश को माफिया प्रदेश बना दिया था, पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश का कोई नौजवान हो, कोई बहन हो, कोई व्यापारी हो, कोई अन्नदाता किसान हो या कोई नागरिक हो, आज उसके सामने पहचान का संकट नहीं है। आपने देखा होगा आज से 10 साल पहले आप कहीं जाते थे, लोग शक की निगाहों से आपको देखते थे। किसने पहचान का संकट खड़ा किया था? बेईमानी करते थे सपा बसपा और कांग्रेस के लोग, लूट खसोट करते थे ये लोग, गुंडे और माफियाओं के सामने घुटना टेकते थे ये लोग। पहचान का संकट प्रदेश के सामने खड़ा किया था इन लोगों ने। और आज आप जाते होंगे, कहीं जाइए देश के अंदर, उत्तर प्रदेश का नाम एक बार आपने ले लिया होगा, आपसे दूर भी है ना, 10 कदम दूर भी, तो आपके पास आकर के आपसे गले मिलना चाहता है। यह है आपकी नई पहचान। आपको उससे मिलने में अच्छा लगे ना लगे, लेकिन अगला व्यक्ति आज आपसे मिलकर के प्रसन्न होता है कि आप यूपी के हैं। और आपने अगर बोल दिया मैं अवध क्षेत्र का हूं, तब तो मान के चलिए कि आपकी पूजा करने की तैयार होता है पूरा देश और पूरी दुनिया। लेकिन उसी अयोध्या पे अब ये प्रश्न खड़ा करना प्रारंभ कर दिए। इनको बुरा लगता है कि अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट का नामकरण क्यों हो गया। इनको बुरा लगता है कि अयोध्या में निषाद राज के नाम पर यात्री विश्रामालय क्यों बन गए। इन्हें बुरा लगता है कि सबरी माता के नाम पे भोजनालय क्यों बन गए। भाई, तुम में क्षमता नहीं थी, तुम नहीं बना पाए, तुम क्षमता विहीन थे, अकर्मण्य थे, भ्रष्ट थे, नहीं कर पाए। हम में क्षमता थी, हमने अपनी विरासत को सम्मान दिया। हमने अगर प्रभु राम को सम्मान दिया है, उनका भव्य मंदिर बनाने में योगदान दिया है, तो हमने वही सम्मान महर्षि वाल्मीकि को भी दिया है। वही सम्मान गोस्वामी तुलसीदास जी को भी दिया है। वही सम्मान हमने निषाद राज को भी दिया है। और वही सम्मान हमने वहां पे माता सबरी को भी दिया है। आपके लिए वोट बैंक हो सकता है, हमारे लिए वे पूज्य और आराध्य हैं। हमने उनकी आराधना की है। बहनों और भाइयों, उस विरासत को हमें सम्मानित करना पड़ेगा। और जब तक हम अपनी उस विरासत को सम्मान देते रहेंगे, राजनीति से ऊपर उठ करके कार्य करेंगे, तो परिणाम आएंगे। उस परिणाम को आगे ले जाने की तैयारी करने की आवश्यकता है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको, पूरे रायबरेली वासियों को, राणा बेनी माधव भगत सिंह जी की स्मृति में बने हुए इस सभागार के लोकार्पण के अवसर पर बधाई देता हूं। पूरा जनपद इससे लाभान्वित होगा। आपके पास एक अच्छी चीज मिली है, इसका संरक्षण भी होना चाहिए, अच्छे तरीके से संचालित हो, अच्छी व्यवस्था के साथ कार्यक्रम हो, वर्ष में यहां पर आयोजन होते रहने चाहिए। आयोजन के अवसर पर स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को, शहीद परिवारों को बुला करके सम्मान करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब देश का सैनिक सीमाओं पर 24 घंटे खड़ा होकर के रखवाली करता है, तब हम चैन की नींद सोते हैं। जब हमारा पुलिस का जवान पेट्रोलिंग करता है, दिन रात सर्दी गर्मी बरसात में अपनी ड्यूटी का निर्वहन करता है, तब हम चैन की नींद सोते हैं, सुरक्षित माहौल में सो पाते हैं। अन्यथा क्या स्थिति होती, हम सब इस बारे में जानते हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं, रायबरेली वासियों को बधाई देता हूं, स्मारक समिति को धन्यवाद देता हूं और इस बात की अपेक्षा करता हूं कि संस्कृति विभाग इस बात को सुनिश्चित करें, सेकंड फेज के साथ राणा बेनी माधव भगत सिंह जी की
प्रतिमा के साथ ही बीरापासी और उनके उन सभी सहयोगियों की प्रतिमाएं भी वहां लगती हुई दिखाई देनी चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं राणा बेनी माधव भगत सिंह जी की इस पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृति को नमन करता हूं। अब खबर अगस्त में जल प्रहार की। जुलाई से जारी जल तबाही से देश के 25 राज्य प्रभावित हैं। नॉर्थ से साउथ तक, पूरब से पश्चिम तक सैलाबी अटैक लगातार जारी है। आज 20 से ज्यादा स्टेट में तेज बारिश की चेतावनी है। बिहार और छत्तीसगढ़ से तो वज्रपात की भी तस्वीरें आई हैं। ये तस्वीरें बड़ी डराने वाली हैं। मुंगेली में तो सड़क किनारे आकाशीय बिजली गिरने की वजह से महिला की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। गया में 3 बच्चों की जान बाल बाल बची। गंगा, यमुना, नर्मदा, ये सभी नदियां जल स्तर इनका खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है। बाराबंकी में सरयू खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। त्रिपुरा से लेकर पंजाब तक बारिश, बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट है। पौड़ी में भीषण लैंडस्लाइड की खबर है। उत्तरकाशी सैलाबी अटैक के बीच फंसे हुए शख्स को कैसे रेस्क्यू किया गया, उसकी भी तस्वीर आपके सामने है। तो हिमाचल प्रदेश में करीब 150 रास्ते भूस्खलन की चपेट में आने के कारण बंद हैं। काशी प्रयागराज में घाट डूबे हुए हैं। दानापुर पटना में भी गंगा नदी का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। सड़क पर नाव चल रही है। भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का जलस्तर कैसे बढ़ रहा है, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें मुस्तैदी पर ऑन स्पॉट मौजूद हैं, रेस्क्यू अभियान में जुटी हैं। आकाशीय बिजली गया जी में आफत बनकर गिरी। कौन गाना वीडियो बनाए थे प्रतीक? ये देखिए हमारे घर में अभी वज्र गिरा है। महिला पर वज्रपात, एक पल में चली गई जान। कैमरे में कैद हादसा, जिसने देखा वो सहमा। उफान पर बेकाबू नदियां, बाढ़ का पानी घरों में घुसा। बादलों की ऐसी मार, अगस्त में भी जल प्रहार। सैलाबी आफत की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको उत्तरकाशी की तस्वीर दिखाते हैं। उत्तरकाशी में झूला पुल के पास एक शख्स का पैर फिसलने से हड़कंप मच गया। शख्स बहते हुए पानी की तेज धार में फंस गया। पानी में बहते हुए जैसे तैसे एक चट्टान के सहारे शख्स ने खुद को बचाया, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि वहां से एक कदम में इधर उधर जाना जानलेवा था। शख्स की चीख पुकार के बाद पुलिस, दमकल और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद रस्सियों के सहारे एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो पहले स्पॉट पर पहुंचे और फिर शख्स को बाहर निकाला। पहाड़ों में लगातार बारिश से यहां यमुना नदी उफान पर है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, कैसे लहरों के बीच एक जिंदगी फंसी हुई थी और इस जिंदगी को बचाने के लिए कितनी जद्दोजहद की गई, वो तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। बहुत तेज पानी है, लहरें बहुत तेज हैं पानी की। अगर ये शख्स इस चट्टान से इधर उधर होने की कोशिश भी करता तो ये पानी से अपने साथ बहा ले जाता। हालांकि शख्स जैसे ही चिल्लाता है, शोर मचाता है, पुलिस आती है, दमकल विभाग के कर्मी आते हैं, एसडीआरएफ आती है और फिर रस्सी के सहारे एसडीआरएफ का जवान इस शख्स तक पहुंचता है और जैसे तैसे इसका रेस्क्यू किया जाता है। यूपी के 66 शहरों में आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की है। नदी के कटान के चलते एक मकान ने जल समाधि ले ली। पानी के तेज बहाव में पूरा मकान समा गया। गनीमत ये रही कि पहले ही इस पूरी जगह को खाली करा दिया गया था, लेकिन इस इलाके में अब तक 3 मकान नदी के उफान में जा चुके हैं, कई डेंजर जोन में हैं। गंगा नदी के तेज कटान से ग्रामीणों में दहशत है और वो सुरक्षित जगहों की तरफ पलायन करने पर मजबूर हैं।
मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। एमपी के रीवा में भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाके डूबने लगे हैं। रीवा में सैलाबी अटैक के बीच युद्ध स्तर पर रेस्क्यू की तस्वीरें भी आई हैं। रीवा में सीएसपी ऋतु उपाध्याय खुद बाढ़ के पानी में उतरकर घर में फंसी बुजुर्ग महिला को निकालने के लिए पहुंची। करहैया इलाके में तेज बारिश के बाद पूरा रिहायशी इलाका डूब जोन में तब्दील हो गया और कमर के ऊपर तक पानी भर गया। आप आइए नीचे, हम आपको ले चलते हैं। आइए। नमस्ते वाली, मैं आपकी बेटी आई हूँ, लेकिन मैं बाहर से आए। देखिए कैसे एक बुजुर्ग महिला जो अपनी घर की पहली मंजिल पर बैठी है उसको समझाकर बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। महिला अफसर ने स्पॉट पर खुद मोर्चा संभाला। 80 साल की बुजुर्ग महिला को हाथ जोड़कर सुरक्षित बाहर आने के लिए मनाया गया। बुजुर्ग को निकालने का ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। हर कोई महिला ऑफिसर की तारीफ कर रहा है। आइए, पानी बढ़ेगा। आप आइए नीचे, हम आपको ले चलते हैं। आइए। नमस्ते वाली, मैं आपकी बेटी आई हूँ, लेकिन मैं बाहर से आए। मैम आइए, पानी बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के अलर्ट है तो सटे हुए राज्य छत्तीसगढ़ में भी मूसलाधार बारिश की वजह से हालात बहुत खराब बने हुए हैं। ये तस्वीरें वाकई में जो मुंगेली से आई हैं दहशत से आपको भर देंगी। ये खौफनाक तस्वीर है। आकाशीय बिजली की चपेट में आने के कारण एक महिला की सड़क किनारे ऑन स्पॉट डेथ हो गई। बिजली गिरने का ये भयावह मंजर सड़क किनारे लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। महिला खेत से काम करके वापस लौट रही थी, तभी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई। सड़क किनारे की ये तस्वीर है और इसलिए लोग जागरूक रहें। अभी 25 तारीख तक ये कहा गया है, यानी आज का दिन और कल का दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। आकाशीय बिजली जिसे आप थंडर्स कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं, थंडर स्टॉर्म कहते हैं, ये अभी बहुत ज़्यादा होने का अलर्ट जारी किया गया है। तो जहां अगर बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं वहां आप घर पर रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। छत्तीसगढ़ के बाद बिहार से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। गया में बारिश के बीच छत पर खेल रहे 3 बच्चों के बीच आकाशीय बिजली गिर गई। गया में जेडीयू नेता के घर पर एक वज्रपात हुआ। उस वक्त 3 बच्चे छत पर मौजूद थे और बारिश के बीच रील बना रहे थे। तभी आकाशीय बिजली के अटैक से बच्चे थर्रा गए। इतनी तेज आवाज हुई कि बच्चे डर गए। बम फटने के जैसी आवाज से दहशत मच गई। गनीमत ये रही कि छत पर खेल रहे तीनों बच्चे आकाशीय बिजली की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। वीडियो में भी साफ दिख रहा है कि बारिश के बीच 2 बच्चे रील बना रहे थे और एक बच्चा मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहा था। इसी दौरान तेज आवाज के साथ वज्रपात होता है, जिसके बाद रील बना रहे सभी बच्चे खुद को संभाल कर वहां से निकलते हैं। कौन गाना में वीडियो बनाए थे प्रतीक? ये देखिए हमारे घर में अभी बजड़ गिरा है, अभी तुरंत गिरा है। बाल बच्चा भी खेल रहा था, कैसे तो बाल बच गया। अभी तुरंत गिरा है बजड़ हमारे घर में। तो अब ये ऊपर क्यों गए? कौन गाना में वीडियो बनाए थे प्रतीक? छत्तीसगढ़ में कुछ ही घंटों की बारिश से रायपुर सिटी पानी पानी हो गया। शहर के कई हिस्सों भी सड़क पर पानी भर गया, ट्रैफिक जाम हो गया है। सड़क पर पानी भरने से गाड़ियां डूबने लगी है। कई स्कूटी और कार स्पॉट बंद पड़ गए हैं। अगले 48 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में भी बारिश के अनुमान को देखते हुए अधिकारी अलर्ट मोड पर है। खासतौर पर उन इलाकों में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है जहां जल भराव और बाढ़ का खतरा है। ये तस्वीर आप देखिए, रायपुर की ये तस्वीरें हैं। अब ये जो स्कूटी है उसका टायर आधे से ज्यादा पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। निचला इलाका है तो पानी ज्यादा भर गया है। अब इसी गाड़ी को देखें, इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है सड़क पर। इसी के बीच में से गाड़ी ले जाते हुए अब इस राहगीर को देखें जो साइकिल पर है, जो स्कूटी पर है, जो कार में है। सभी के लिए अपनी अपनी चुनौतियां हैं और ख़ासतौर पर स्कूल जाने वाले बच्चे
जो प्राइमरी स्कूलों के बच्चे हैं, यही वो वक्त होता है जब वो अपने अपने स्कूल से वापस छूटते हैं, घर लौटते हैं। उनके लिए भी परेशानी है, उनके माता पिता के लिए भी परेशानी है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, राजधानी दिल्ली में भी कैसे तेज बारिश हो रही है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर की तस्वीर आप ये देख रहे हैं। तो राजधानी दिल्ली हो, दिल्ली एनसीआर का इलाका हो, तेज बारिश हो रही है और थंडर स्टॉर्म जैसी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। लगातार बारिश के लिए चेतावनी भी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। 24 से 25 तारीख तक तेज बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है और उसी चेतावनी के मुताबिक आप देखिए तेज बारिश इस वक्त दिल्ली में हो रही है। दिन में अंधेरा हो गया है और तेज बारिश की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तो कहीं पर ये तेज बारिश लोगों के लिए राहत लेकर आ रही है तो कहीं पर आफत का सबब भी बन रही है। जगह जगह जलभराव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्राकृतिक आपदा की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें आपके सामने हैं। अलग अलग इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर की तस्वीर आपके सामने है जहाँ तेज बारिश हो रही है और दिल्ली के कई इलाकों में बारिश की जानकारी मिल रही है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। अब उत्तराखंड के चमोली की तस्वीर देखिए। रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर दिखाई दे रही हैं। चमोली और रुद्रप्रयाग में हालात बहुत खतरनाक हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते चमोली में हालात ग्राउंड पर बिगड़ते जा रहे हैं। नदी से सटे हुए घर मकान डूब जोन में आ गए हैं। लोगों को नदी किनारे वाले इलाकों से बचने की हिदायत दी गई है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अब काशी की बात करें चाहे चमोली की बात करें, हर तरफ इस वक्त गंगा नदी अपने उफान पर दिखाई दे रही है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। अब जो किनारे के घर हैं वो देखिए, वहां तक तो पानी वैसे ही दाखिल हो चुका है। इन घरों को खाली भी करा दिया गया है। लेकिन बारिश अगर इसी तरीके से लगातार जारी रहती है तो आने वाले दिन और ज्यादा मुश्किल भरे हो सकते हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला की बात करें, रात भर बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। भारी बारिश के चलते पश्चिम त्रिपुरा और अगरतला के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। हावड़ा समेत कई नदियां उफान पर हैं। पानी तेजी से बढ़ रहा है। अगरतला में रात भर की बारिश में कई घर पानी में डूब गए हैं। इसके बाद लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एसडीआरएफ, पुलिस, सिविल डिफेंस, आपदा मित्र और स्काउट वॉलंटियर्स की बचाव टीमें नाव का इस्तेमाल करके लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्य में मदद के लिए शेल्टर भी खोले गए हैं, नाव भी हैं। मौसम विभाग ने 29 अगस्त तक पूरे त्रिपुरा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अब आपको बिहार के मुंगेर की तस्वीरें दिखाती हूँ, जहां पर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात कितने मुश्किल हैं। सैलाबी अटैक के चलते यहां पर चंडिका माता मंदिर में बाढ़ का पानी घुस गया है। गंगा के बढ़ते हुए जलस्तर का असर शक्तिपीठ चंडिका माता मंदिर में देखिए आप, पूरी तरह से पानी ही पानी है। मंदिर परिसर में 2 से 3 फीट तक बाढ़ का पानी आ चुका है। पानी मंदिर के गर्भगृह तक भी पहुंच गया है। मंदिर तक जाने वाले रास्ते में भी बाढ़ का पानी भर जाने की वजह से श्रद्धालुओं और पुजारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी लोगों की आस्था तो देखिए, पानी में डूबकर ही मंदिर के गेट तक पहुंच रहे हैं, वहीं से पूजा करके लौट रहे हैं। अब पंजाब की मोहाली की तस्वीर आपके सामने। सैलाबी अटैक में पिकअप वैन कैसे बह गई देखिए आप। पानी की तेज धार में वैन तिनके की तरह बह गई। अभी बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। जयपुर के बाद अब जोधपुर में भी सीजेपी को लेकर बवाल हुआ है। जोधपुर के गांधी शांति प्रतिष्ठान में सीजेपी के कार्यक्रम में बीवीपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंच गए। देखते ही देखते वहां पर हंगामा शुरू हो गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सीजेपी कार्यकर्ता को चंद्रवीर सिंह को थप्पड़ जड़ दिया। ये तस्वीर आपके सामने है।
तस्वीर आपके सामने है। इस थप्पड़ कांड के बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस मामले में पुलिस ने एबीवीपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के 2 पदाधिकारियों समेत 11 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले जयपुर में भी भयंकर बवाल हुआ था। स्कूल का निरीक्षण करने के लिए पहुंची टीम पर गांव वालों ने अटैक कर दिया था। सीजेपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन उससे पहले ही जोधपुर में सीजेपी के कार्यक्रम में बवाल हो गया। इस बार गांव वाले नहीं बल्कि एबीवीपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनकी पिटाई कर दी। एक और बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष राका और 50 से 60 कार्यकर्ताओं के खिलाफ जयपुर में SC/ST एक्ट और BNS की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। रामपुर कंवरपुरा गांव के रहने वाले भगवान सहाय झांका ने अभिषेक आशुतोष राका और उसके साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर FIR दर्ज हुई है। सहाय ने कहा कि सीजेपी के आशुतोष राका 50 से 60 लोगों के साथ स्कूल का निरीक्षण करने के बहाने गांव में आए। उन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी, महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। जब उन्हें समझाने की कोशिश की गई तो उन्होंने हमें पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर मुझे और अन्य ग्रामीणों को गाली दी, हमारा अपमान किया। अब आशुतोष राका के खिलाफ क्या एक्शन होगा, ये बड़ा सवाल है। बड़ी खबर लखनऊ से। सॉल्वर गैंग का गुर्गा गिरफ्तार हुआ है। अंडरवियर में ब्लूटूथ डिवाइस छिपाकर वो नकल करवाने के लिए पहुंचा था। प्रयागराज का रहने वाला ब्रिजेश यादव STF के हत्थे चढ़ गया। प्रयागराज में नकल माफियाओं ने 20 लाख में नकल करवाने का सौदा किया था। 10 लाख का एडवांस पेमेंट भी हो चुका था और अधीनस्थ सेवा की मुख्य परीक्षा में चोरी करवाने ये शख्स पहुंचा था। इस गिरोह के सरगना रमेश चंद्र पटेल को भी प्रयागराज से दबोच लिया गया है। रोज रोज नकल के हाईटेक तरीके सामने आ रहे हैं। सरकार डाल तो नकल माफिया पात है। कल छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक ऐसी ही खबर आई और आज उत्तर प्रदेश STF ने बड़ा खुलासा किया। जब लखनऊ में नकल की कोशिश को नाकाम किया गया तो गिरफ्तार शख्स, जिसका नाम ब्रिजेश यादव है, उसने अपने अंडरवियर में माइक्रो ब्लूटूथ डिवाइस छुपा लिया और उसने सोचा कि इसी तरीके से वो अपना काम कर जाएगा, लेकिन पुलिस की तत्परता थी, फौरन इसकी गिरफ्तारी हुई। अब एक खबर आपकी सेहत से जुड़ी हुई। त्योहार के आते ही मिलावटखोर गैंग पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। खाने पीने की हर चीज में धड़ल्ले से मिलावट जारी है, चाहे पनीर हो, दूध हो, मिठाई हो। बाजार में मिलने वाले खाने पीने का हर सामान नकली मिल रहा है। ऐसे में मिलावटखोरों पर शिकंजे के लिए फूड डिपार्टमेंट ने भी कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। गुजरात में भी खाद्य सुरक्षा विभाग की कई दुकानों पर कार्रवाई देखने को मिली है। शहर शहर छापेमारी में सैकड़ों किलो मिलावटी पनीर और नकली घी बरामद किया गया है। उत्तर प्रदेश के बागपत और नोएडा में खाद्य विभाग के रेड में मिलावटी खेल का खुलासा हुआ है।